वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शेल क्या होता है, फिर उसके बाद शेल क्या होता है, पहला पॉइंट ये डिस्कस किया था। देन उसके बाद फेल्योर डिस्कस किया था। फेल्योर में दो टाइप्स के फेल्योर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर होता है, लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर, और दूसरा डिस्कस किया था सर्कमफ्रेंशियल फेल्योर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एक चीज़ और मैंने बताई थी, टाइप्स ऑफ सेल भी बताया था। टाइप्स ऑफ शेल, इसमें मैंने बताया था आपको कि एक सिलेंड्रिकल शेल होता है, सिलेंड्रिकल शेल, और दूसरा होता है स्फेरिकल शेल। शेल और ये जो टाइप था किस बेसिस पे था? शेप के बेसिस पे था। ठीक है, और एक थिकनेस के बेसिस पे भी बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ थिन एंड थिक सेल। शेल के दो टाइप्स और होते हैं, बेस्ड ऑन थिकनेस, बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ थिकनेस एंड डायमीटर, दैट इज थिन शेल एंड थिक शेल। ये किस बेसिस पे था? ये थिकनेस और डायमीटर अगर ग्रेटर देन है 1/10 से तो ये थिक होता है, और T/D का रेशियो अगर लेस है 1/10 से तो थिन होता है। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने ये बताया था सिलेंड्रिकल के केस के लिए सारी चीज़ बताई थी कि अगर फेल्योर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर है या सर्कमफरेंशियल फेल्योर है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर होता है वो किस स्ट्रेस की वजह से होता है? तो मैंने बताया था आपको ये लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से होता है। मैंने ये भी बताया था आपको सर्कमफ्रेंशियल और फेल्योर हो रहा है तो ये किस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? सर्कमशियल स्ट्रेस, या इसे कहते हैं हुप स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको स्ट्रेन के बारे में बताया था, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताया था, फिर हुप स्ट्रेन बताया था, और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताया था। किसके लिए? वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेल के लिए। इतनी चीज़ जो है डिस्कस हो गई थी स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल शेल के बारे में, स्फेरिकल शेल के बारे में। ये बेस्ड ऑन द शेप ऑफ शेल है। तो मैंने बताया था दो टाइप्स के शेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वन इज सिलेंड्रिकल एंड अनदर वन इज स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल अगर बात करें तो स्फीयर के फॉर्म में अगर कोई शेल होगा, शेल की डेफिनेशन पता है कि एनीथिंग विच इज क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड शेल। तो स्फीयर में क्या होगा? इट इज ऑल्सो ए सेल, इट इज ऑल्सो क्लोज फ्रॉम ऑल साइड, बट द शेप इज ऑफ स्फीयर शेप। जैसे कि अगर बॉल देखें, वो भी क्या है? एक स्फीयर का है। ठीक है, अगर ये बॉल जो होता है, फुटबॉल हो गया या क्रिकेट बॉल जो भी होगा, ये क्या स्फीयर इसको कहते हैं, जो शेप होता है उसको स्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी जो है फेल्योर हो सकता है ना। कोई अगर इस मान लीजिए इसमें जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव प्रेशर हो गया, तो इसकी वजह से बस्टिंग हो जाएगा, बस्टिंग हो जाएगा, तो ये फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका फेल्योर होगा कैसे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये स्फीयर का शेप है, अगर इसका अगर ये मान लीजिए बॉटम वाला पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट कुछ इस शेप का होगा, सपोज करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले स्फीयर इस शेप का हो रहा होगा, बर्स्टिंग होगी या फेलियर हुआ तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर सिलेंड्रिकल जो शेल था उसमें दो तरह से फेलियर होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फेलियर, उसमें एक लेंथ जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता था, और सर्कमफरेंशियल में दो सर्कमफ्रेंस अलग अलग डिवाइड हो जाते थे या स्प्लिट हो जाते थे। तो स्फीयर में इस तरह से फेलियर होता है ना। अच्छा, इसमें जो स्फीयर है, तो स्फीयर में एक ही डायमेंशन होगा, दैट इज डायमीटर। आप डायमीटर ऐसे ले लें, ऐसे ले लें। हालांकि जो आपका जो सिलेंड्रिकल शेल था, सिलेंड्रिकल शेल इस तरह से था, तो इसमें दो डायमेंशन था, एक तो ये लेंथ वाला पोर्शन हो गया था और ये दूसरा वाला डायमीटर वाला पोर्शन था। तो इस वजह से हम यहाँ पर
अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कैलकुलेट किए थे और हुप स्ट्रेस भी कैलकुलेट किए थे। लेकिन जो कि यहाँ पर स्फेरिकल शेल में एक ही डायमेंशन होता है या एक ही पैरामीटर होता है, डायमीटर। तो इसमें जो है आपका हुप स्ट्रेस हो गया या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, ये दोनों एक ही होता है ना। हुप स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक ही होता है इन केस ऑफ फॉर स्फेरिकल शेल। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलग से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम करते थे सिलिंड्रिकल शेल में। स्फेरिकल शेल में एक ही चीज कैलकुलेट करना है, हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों एक ही होता है। चाहे आप सिग्मा एच डिनोट करें या सिग्मा एल, दोनों केस में एक ही होगा, सिग्मा एच सिग्मा एल दोनों एक ही होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हुप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है जनरली वो क्या होता है, पी अपॉन ए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर यहाँ से अर करें सिग्मा हुप स्ट्रेस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो इसमें क्या होगा, इंटरनल प्रेशर या हाँ इंटरनल, इसको पहले इसको लिख देते हैं, बस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। इसी तरीके से हम लोग करते हुए हैं। तो जो बस्टिंग फोर्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, इंटरनल प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, ठीक है। अब इंटरनल प्रेशर यहाँ पर जब डिराइव करने से पहले आपको फिर से वो चीज़ लिखनी होगी कि लेट थिकनेस बी टी, एंड डायमीटर बी डी। ये थिकनेस है इसकी, है ना, ये टी है, इसका जो डायमीटर है वो डी है। ये सारी चीज़ें आपको डिराइव करने से पहले मेंशन कर देना होता है। और इंटरनल प्रेशर जो है वो पी है ना। तो इंटरनल प्रेशर पी मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया इसके लिए क्या होगा, देखिए प्रोजेक्टेड एरिया यही तो है, ये वाला पार्ट, ये कितना है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर हो जाएगा। सर्कुलर पोर्शन है तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर हो जाएगा। और रजिस्टिंग एरिया क्या होगा, रजिस्टिंग एरिया ये होगा क्योंकि यहीं से तो वो टूटना चाहेगा, तो ये कितना होगा, पाई डी, तो ये सर्कुलर पोर्शन है और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा रजिस्टिंग एरिया आपको कैलकुलेट हो जाएगा, पाई डी टी। स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, देन डी डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये पी डी अपॉन फोर टी। यही जो है सर्कमशियल स्ट्रेस कह लीजिए या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों एक ही है। सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू पी डी अपॉन फोर टी। ये किसके लिए है, ये आपका स्फेरिकल शेल के लिए है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में देखिए हम लोगों ने शेल पढ़ लिया, फेल्योर पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिया, शेप्स के बेसिस पे सिलेंड्रिकल स्फेरिकल। फिर उसके अलावा थिन शेल और थिक शेल होता है, थिकनेस और डायमीटर के बेस पर। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ लिया था, डिरिवेशन उसका फॉर्मूला कर लिया था, हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, हुप स्ट्रेन का डिराइव कर लिया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डिरिवेशन कर लिया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ये सिलेंड्रिकल के लिए पढ़ लिया था। अब जो पहला पार्ट अभी स्फेरिकल के लिए पढ़ा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों एक ही होता है, तो उसका फॉर्मूला अभी यहाँ पे अभी डिराइव किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है आपके। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस हुप स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर स्फेरिकल शेल। ओके, स्ट्रेन इन स्फेरिकल शेल। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जितना इजी हो सकता है मैं उतना आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब हुप स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि अभी हमने डिराइव किया था जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हुप स्ट्रेस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये निकल के जो आया था पी डी अपॉन फोर टी निकल के आया था ये, ठीक है ना। अब स्ट्रेन की बात करें, अगर हुप स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों एक ही चीज़ है इस केस में ना, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए दोनों केस एक ही है, तो यहाँ पर यश लिख सकते हैं माइनस वन बाई एम
सिग्मा एच अपॉन ई। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने बताया था कि इस ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, यही तो होता है। तो इस ट्रेन निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू ई हो जाता है। तो वो चीज़ तो मैंने लिख लिया। लेकिन जो कि स्फेरिकल शेल है ना, तो अब क्या है, मान लीजिए आप कहीं पे ये स्फीयर है, आप इसमें आप स्ट्रेस कहीं लगा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या है, ये चीज़ तो इलोंगेट होगी ना। तो इसमें इसके वजह से लेटरल पोर्शन में कुछ ना कुछ कमी आएगी ना। और लेटरल पोर्शन इसमें क्या है, डायमीटर ही है। आप लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन भी क्या है, इसमें डायमीटर है, और लेटरल पोर्शन भी इस केस में क्या है, डायमीटर है। तो जो भी लेटरल पोर्शन होता है वो क्या होता है, पॉइजन रेशियो इनटू लेटरल पोर्शन हो जाता है। और लेटरल पोर्शन इसमें क्या है, एक ही है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल लिखिए या हुप लिखिए, बात तो एक ही है। तो सिंपल सा, अब सिग्मा एच की वैल्यू पुट करेंगे तो पी डी अपॉन 4 टी ई हो जाएगा, -1/m। और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी वही आ जाएगा 4 टी ई। अब यहाँ पर पी डी अपॉन 4 टी ई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 - 1/m। और आपको पता है 1/m पॉइजन रेशियो है, और पॉइजन रेशियो को हम लिख सकते हैं 1 - म्यू। 1/m को म्यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया हुप स्ट्रेन कह लीजिए, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह लीजिए, किसके लिए, फॉर स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जो चेंज इन स्ट्रेन है, ये आपके सिलेबस में चेंज इन डायमेंशन के नाम से मौजूद है। या तो इसको चेंज इन डायमेंशन कह लीजिए या स्ट्रेन कह लीजिए, बात एक ही है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर स्फेरिकल शेल, सिंपल सा है ये भी, इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्फीयर के लिए, केस के लिए। तो स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बाई सिक्स इंटू डी क्यूब। क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर में केवल एक ही डायमेंशन होता है, दैट इज डायमीटर। तो सबसे पहले आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा, तो डेल वी। और चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर देना होता है। पाई बाई सिक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, और डी क्यू को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3d² इंटू डेल डी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दो वेरिएबल होता है ना, तो इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं। तो डेल वी इक्वल टू पाई बाई सिक्स इंटू 3d² इंटू डेल डी। अब इसको फर्दर लिखना चाहेंगे सही से, तो ये हो जाएगा 3 से और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/2 d² इंटू डेल डी। आपको पता है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता है। चेंज इन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया है, पाई/2 d² इंटू डेल डी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई/6 इंटू डी क्यूब। इसको सही से अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, d², डी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, डेल डी। ये 6 ऊपर आ जाएगा आपका, 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से एक डी बचेगा, तो डेल डी अपॉन 3 ऊपर जाएगा, तो 3 डेल डी अपॉन डी ये बचेगा। ये 3 ऊपर चला आएगा तो 3 डेल डी अपॉन डी। और 3 डेल डी अपॉन डी क्या है, ये भी तो स्ट्रेन ही है ना, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो ये क्या है, डायमीटर है, सॉरी स्ट्रेन है। और स्ट्रेन क्या है, या तो हुप स्ट्रेन कह लीजिए या तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह लीजिए, क्योंकि स्फीयर के केस में दोनों एक ही होता है। और वो ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया है, PD/4T 1 - 2 म्यू। तो इसको लिख सकते हैं 3 × E H, या फर्दर इसको लिख सकते हैं 3 × PD/4TE इन ब्रैकेट 1 - म्यू। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा किसके लिए, स्फीयर के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा 3 कैसे आएगा, 3 × डेल डी अपॉन डी। ओके, और फिर 3 तो यहीं रहेगा, और ई एच को हम लिख सकते हैं PD/4T 1 - म्यू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेन के लिए यहाँ पे डेरिवेशन अभी किया गया था। ओके, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी ही चीज़ जो है सिलेबस में आपके है भी। और सिलेबस स्टूडेंट ये डिप्लोमा के बेसिस में बताया है मैंने, कि डिप्लोमा में जितना सिलेबस है वो बस इतना ही है। बाकी फर्दर जो है आप बीटेक के लेवल पे और गेट के बेसिस पे यार करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं।
तो आपके लिए बस इतना ही है। थैंक यू।